हेलो। हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए टारगेट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं और एक एक बिंदु एक एक संकल्पनाओं को रेखांकित करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, जो हमारे लिए खासा उस परीक्षा का एक मानक तय करता है, उस परीक्षा का एक विशेष आधार तय करता है। तो उसी क्रम की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग भी जुड़ चुके हैं। चलेगा, आज की संकल्पना, आज के विषय बिंदु में एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिक आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करेगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, खास करके बताया जा सके, ये कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जा सके कि आप लोग अब इस सेशन में जुड़ जाइए। आपके यूपी जीके की जो एक क्लास है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। तो चलिएगा, आप इस संकल्पना की शुरुआत यहीं से करेंगे, अपने देवी अर्थात वाग देवी को याद करते हुए कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को हम लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती। और इसी बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सम्मुख है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न अगर हम देखें तो पहला प्रश्न जो हमारे सम्मुख है खास करके कुछ इस तरीके से है। इसका जवाब करिएगा कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी हुई माता देवी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। आपके उत्तर प्रदेश के बेला नदी घाटी से, मध्य प्रदेश के सोन लोकेशन से, या फिर आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से, या फिर महाराष्ट्र के गोदावरी लोकेशन से। आज बिंदु की जब बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, खास करके स्टडी पॉइंट, संजय, राधा की दुनिया, नेहा शुक्ला, संदीप कुमार। तो चलिएगा, आप लोग जब जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है। आप लोग इस सेशन को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दिएगा। बाकी संकल्पना में यहाँ जवाब करिएगा कि पुरापाषाण काल की जब बात की जाए तो एक माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और ये कैसी है तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये हड्डी की बनी हुई है। हड्डी की बनी हुई ये माता देवी की प्रतिमा होती है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। एक्चुअली आप भी जानते हैं, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं ना, तो इतिहास को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतिहास हमें क्या करता है, इतिहास हमारी पुरानी संकल्पनाओं के बारे में पुरानी इंफॉर्मेशन क्या करता है, हमारे साथ साझा करता है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इतिहास के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इसके दो मानक होते हैं। खास करके पहला तो बिंदु होता है प्राचीन काल, प्राचीन काल के बाद दूसरा बिंदु होता है मध्यकाल, और फिर आपका क्या नाम आता है, आधुनिक काल। तो ये तीन इतिहास के आपके फेज होते हैं। हालांकि इसी बिंदु में प्राचीन काल की जब बात की जाए तो प्राचीन काल में क्या होते हैं, एक नाम आपने सुना होगा जहां पे मनुष्य क्या करता था, मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था। आप भी जानते हैं पुराने समय में मनुष्य क्या करता था, बड़े स्तर पे पत्थरों का प्रयोग करता था, तो उसे हम पाषाण युग के रूप में जानते हैं। और इसी पाषाण युग के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा आपने नाम सुना होगा, खास करके मनुष्य ने क्या किया, जो धातु होता है अर्थात तांबा, तो तांबे का प्रयोग करना चालू कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण युग के रूप में जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्राचीन काल के शुरुआती फेज के बारे में, जहां पर हम क्या देखते हैं, पाषाण युग, और जहां पे प्राचीन काल के उत्तरोत्तर काल की जब बात की जाए, जो खास करके बीतता हुआ समय काल, जहां पे तांबे का खोज हो गया, तो ताम्र पाषाण काल। इसी पाषाण काल की जब बात की जाए तो उसे पुनः हम क्या करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। किस परिप्रेक्ष्य, प्राचीन के परिप्रेक्ष्य, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के अलावा दूसरा नाम क्या आता है, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद फिर क्या नाम आता है, खास करके नव पाषाण काल। तो इस तरीके से पत्थरों के औजारों में जो अलग अलग फेजेज हैं, अलग अलग फेजेज मतलब आप कह सकते हो कि जैसे शुरुआती दिनों में आपने देखा था, मनई क्या करता था, बड़ा बड़ा ढेला जानवरों के ऊपर फेंक देता था, उसमें कोई प्रकार की बनावट नहीं। लेकिन वही फिर मनुष्य ने क्या किया, वो जो बड़े बड़े अत्तर का आपका ढेला था, उसे छोटे छोटे टुकड़े में, तो छोटे छोटे टुकड़े से क्या किया, आप कह सकते हो कि बाद में क्या हो गया, उससे नुकीले हथियार, नुकीले हथियार मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें भाला हो गया, बर्छी हो गई, चाकू हो गई, इस टाइप की संरचनाओं को इसने क्या किया, पूरी तरीके से डेवलप किया। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो उसी की बात चल रही है कि अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत चूंकि हमारे यहाँ पर कुछ अनियंत्रित तरीके की चीजें प्राप्त हुई हैं, जो हमारे इतिहास के बारे में क्या करती है, हमें एक सूचना देती हैं। अब उस संदर्भ की जब बात की जाए तो हड्डी से बनी जो एक माता देवी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपने कई बार सुना होगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो बेलन नदी घाटी है,
कई बार आपने सुना भी होगा प्रयागराज लोकेशन की जब बात की जाए, इवन प्रयागराज के ही साथ आपने प्रतापगढ़ का नाम सुना होगा। तो प्रयागराज और प्रतापगढ़ के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पर ही क्या होती है, आपकी बेलन नदी गुजरती है। तो इसी बेलन नदी की जब बात की जाए तो इसी बेलन नदी के घाटी में क्या होता है, इसका संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर आपके मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त है। मातृ देवी के अलावा अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा 14 नर कंकाल भी आपको दिख मिलते हैं। तो 14 कंकाल की जब बात की जाए तो 14 समाधान भी एक साथ प्राप्त हुए हैं, और 14 समाधान एक साथ प्राप्त हुए हैं तो इस कारण से इसे क्या नाम देते हैं, खास करके भारत में पहली बार क्या होता है, कंकाल के शोध, कंकाल की जब बात की जाए तो कंकाल का साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। तो भारत के अंदर पहली बार कंकाल का जो साक्ष्य प्राप्त है वो कहां से प्राप्त है, तो वो भी आपको यहीं से प्राप्त है। कई सारे संदर्भों में आपने सुना होगा यहां पर जैसे गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य प्राप्त है। गर्त चूल्हा तो कोई अगर प्रयागराज गया होगा तो उसे पता होगा। गर्त चूल्हा मतलब क्या होता है कि प्रयागराज आप गए हैं तो प्रयागराज देखा होगा लोग बर्तन नहीं लेके जाते हैं, मतलब अपने साथ गैस वगैरह नहीं ले जाते थे पुराने समय में। वो लोग बालू में जाते थे तो बालू में एक गड्ढा बना लेते थे हाथ से ही, और वो जो बालू निकलती थी उसे किनारे किनारे पे लगा देते थे। तो होता क्या था, ऊपर बटली अपनी रख दी, नीचे आग लगा दिया। जैसे गाँव में आपने देखा होगा, अब तो गैस हो गई है, पुराने समय में क्या होता था कि जब भी बड़े स्तर का भंडारा वंडारा होता था तो घर में क्या किया जाता था, एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता था और जो मिट्टी निकलती थी उसे किनारे किनारे पर लगा के बर्तन ऊंचाई पे हो जाता था, गड्ढे में आग लगा दी जाती थी। तो इसे ही गड्ढा चूल्हा या गर्त चूल्हा नाम दिया जाता है। तो ये गर्त चूल्हा अभी भी क्यों विद्यमान है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब आग जलती थी ना तो आग जलने के कारण वो मिट्टी पक जाती थी, तो वह अभी भी विद्यमान है। इवन आप कह सकते हो कुछ मिट्टी के बर्तन की जब बात की जाए जिनको हम क्या नाम देते हैं, खास करके टेराकोटा नाम देते हैं। तो टेराकोटा के टूटे फूटे बर्तन भी क्या हुए हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा का नाम ध्यान रखिएगा, टेराकोटा किस रूप में जाना जाता है, तो टेराकोटा की आज अगर हम बात करें तो टेराकोटा का मतलब होता है, एक तो होता है मिट्टी के बर्तन जो सामान्य अवस्था में होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, लेकिन एक मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार के माध्यम से आपने देखा होगा आग में जला दिया जाता है। तो जब उसे आग में जला दिया जाता है ना तो वो पक जाता है, मजबूत हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा एक पकी हुई ईंट आती है, मत फोड़ दीजिए तो फूट जाएगा लेकिन ईंटा नहीं फूटेगा। तो उस दशा में यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो टेराकोटा वाले बर्तन पाए जाते हैं। बेसिक टोपरा और मेरठ अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 2 अशोक स्तंभ लेख खास करके दिल्ली लाया गया। तो ये किसके द्वारा लाया गया, टोपरा के खास करके 2 अशोक स्तंभ लेख, मतलब देख लीजिए यूपी जी के है, ठीक है, लेकिन लेवल कहाँ पे, आईएएस की परीक्षा। हालांकि वो 1993 में पूछा गया था, आज के कायदे से कह सकते हो 30 साल पहले, ठीक है। मूवियों जो बनी है वो बनी है 20 साल पहले की, ठीक है। तो मतलब बहुत ऐतिहासिक फैसला था। वैसे बॉलीवुड वाले भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं आईएएस कैसे बने। एक तो सत्तू का मूवी दिखाए थे, तो सत्तू के मूवी में एक चीज़ समझ में आया कि लड़की धोखा दे देती है, लड़का कार चल जाता है इलाहाबाद, तैयारी करता आईएएस फोड़ देता है। तो वो तो थोड़ा सा जीवंत लगा था। अब एक तो नई की फिल्म आ गई है 12th फेल, वहाँ में तो कह रहा है कि पहले गर्लफ्रेंड बनाओ उसके बाद क्या करो, तैयारी करो, वो गर्लफ्रेंड आपका मदद करेगी, आपका आईएएस हो जाएगा। बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे ना जाएं, ना इधर पे ना इधर पे, ठीक है। बहरहाल टोपरा और मेरठ अगर के 2 स्तंभों की बात की जाए तो ये संदर्भ हमें देख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या फिर किसके संदर्भ में, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का नाम। तो किससे नाम देखने को मिल जाता है, खासा अगर देखा जाए टोपरा और मेरठ के परिपेक्ष, टोपरा और मेरठ की जब बात की जाए तो इसका नाम परिपेक्ष के रूप में देखने को मिल जाता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा एफएसटी के बारे में। फिरोज शाह तुगलक की जब बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, यह बिंदु आपका किया गया था। एक तो है आपके मेरठ में, मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ का नाम ध्यान रखिएगा। और टोपरा की जब बात की जाए तो टोपरा किससे समित था, तो टोपरा आपके सहारनपुर में पड़ता था, हालांकि अब तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। टोपरा की जब बात की जाए तो पहले सहारनपुर में था, लेकिन अभी आपका हिस्सा जो है वह उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ के 2 जो आपके शिलालेख थे खास करके उनको क्या किया गया था, स्तंभ लेख जो थे उनको उठा करके फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, आके दिल्ली में स्थापित कराया था। जिसमें से एक आपने नाम भी सुना होगा, कहां पर, जब हम बात करते हैं आपका जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार परिसर में एक आपका प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो कुतुब मीनार लोकेशन की जब बात की जाए तो वहां पर एक आपका जो लौह स्तंभ है अगर उसकी बात की जाए तो आपको देखने मिलता है। बहरहाल फिरोज शाह तुगलक की जब बात की जाए तो उन्होंने एक काम किया है, एक काम क्या किया, 2-3 काम किया है। पहला काम क्या किया, तो पहला काम ये किया है, एक शहर की स्थापना की है, क्या नाम होता है, जौनपुर। जौनपुर यूपी के अंदर पड़ता है। और जौनपुर शहर की जब बात की जाए तो किसके परिपेक्ष हुए, तो इनके एक चचा भाई थे जिनका नाम था जौना खान।
जौना खान, या जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में इनका नाम देख मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की है, जो खासा कहाँ पे समझते हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे क्या है, यह लोकेशन आपको दिख मिलता है। फिर यहीं पर आपका नाम आता है किसका, खास एक दूसरा शहर, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, फिरोजाबाद नाम देते हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो फिरोजाबाद भी नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि फिरोजाबाद को अभी सरकार के द्वारा क्या करने की बात चल रही है, चंदनगर भी करने की बात चल रही है। और यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा, एक शहर और आपने कई बार सुना होगा फिरोज कोट के बारे में। तो फिरोज कोट नाम संबंधित कहाँ से है, तो फिरोज कोट नाम आपने सुना होगा, ये पड़ता है पंजाब लोकेशन में। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर पंजाब की जब बात की जाए तो पंजाब नाम के लोकेशन में खास करके इन्होंने क्या किया है, फिरोज कोट नाम का एक शहर होता है, यह प्रमुख रूप से इनके द्वारा बसाया गया। तो तुगलक की जब बात की जाए तो तुगलक का नाम ध्यान रखिएगा FST, तो इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के द्वारा एक नगर बसाया गया, जहां पे अब आपको आगरा देख मिलता है। हाँ बिल्कुल, नगरों की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से बसाया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग क्या किए गए थे, आपके नगर बनाए गए थे। जैसे लखनऊ नगर की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ नगर किसने बनाया था, तो लखनऊ नगर के बारे में बताया जाता है, एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था, लक्ष्मण सेन की जब बात की जाए तो एक राजा थे लक्ष्मण सेन, जिन्होंने क्या किया था, लक्ष्मणपुरी के नाम से, लक्ष्मणपुरी की जब बात की जाए तो लक्ष्मणपुरी के रूप में इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। इसी तरीके से देखा जाए तो आपने काशी के बारे में सुना होगा, काशी, काशी की जब बात की जाए तो बताया जाता है यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था राजा देवदास। तो राजा देवदास के द्वारा क्या किया था, देवदास या कई बार दिवोदास नाम दिया जाता है। ठीक है, राजा दिवोदास, तो इनके माध्यम से बताया जाता है कि इन्होंने क्या था, काशी नगर की स्थापना करी थी। पुनः अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हमारे यूपी के अंतर्गत ही खास एक शहर आगरा के अलावा, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, शहरों के अंतर्गत ही, भूल गए हम क्या नाम आता है, चलिए कोई ना, आएगा, याद आएगा ही आएगा। कुछ विशेष नगरों के नाम ध्यान रखिएगा जिनके पुराने नाम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अलीगढ़ काफी चर्चा में रहता है, अलीगढ़ की जब बात की जाए तो उसे क्या कहा जा रहा है, हरिगढ़ का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हरदोई के बारे में। हरदोई की जब बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, हरिद्रोही के रूप में जानते हैं। ठीक है, हरिद्रोही के रूप में जानते हैं। हरिद्रोही क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भक्त प्रहलाद की संरचना है ना, वो यहाँ से देख मिलती है। बताया जाता है कि जो आपका वो था हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस, वो यहीं से था। तो ये क्या किया था, भगवान विष्णु का ही पूरा विरोध किया था। तो उस परिपेक्ष में, हाँ याद आ गया, खासा ध्यान रखिएगा, झांसी नगर की स्थापना, झांसी नगर सन 1613 में आपका स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो आपने कई बार सुना होगा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला की जब बात की जाए तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस नगर की स्थापना करी गई थी। तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो किसी एक सुल्तान ने एक नगर बनाया जहाँ पे आज आपको आगरा देख मिलता है। तो इसके बारे में आपने सुना होगा सिकंदर लोदी नाम था। क्या नाम था, सिकंदर लोदी। ये प्रमुख रूप से लोदी वंश का एक प्रमुख शासक था, और लोदी वंश के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि इसने क्या किया था, सन 1504 में, कब, सन 1504 ईस्वी की जब बात की जाए तो 1504 ईस्वी में इस आगरा नगर की स्थापना करी थी। और आगे चलकर क्या क्या हो गया था, खासा आप भी जानते हैं, 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसको राजधानी भी घोषित कर दिया था। हालांकि चूंकि लोदी वंश की बात चल रही है तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर लोदी को ही आधारित करते हुए आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1526 में क्या हो जाता है, बाबर की जब बात की जाए तो बाबर क्या करता है, यहाँ पे मुगल सत्ता की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो मुगल सत्ता की जब बात की जाए तो मुगल सत्ता की स्थापना प्रमुख रूप से, और मुगल काल की जब बात की जाए तो आगरा शहर काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक क्या होती है, इनकी राजधानी भी हो जाती है। तो आगरा का नाम ध्यान रखिएगा, जो आज वर्तमान में क्या है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी और आगरा। ठीक है, हालांकि आगरा को आप भी जानते हैं प्रेम की निशानी है। तो इसी तर्जुमे पर एक किसी ने शेर बोला है, हमें तो उसका नाम नहीं याद आता है, लेकिन उसके शेर को हमने याद किया था, क्योंकि आगरा में यमुना है। ठीक है, तो यमुना को लेकर के इसने बोला था, क्योंकि यमुना का संगम जो होता ना प्रयागराज में हो जाता है, प्रयागराज में जाके मिल जाती है। तो उसका कहना था कि तेरी जुल्फों का साया मिले, तेरी जुल्फों का साया मिले तो यूं कि जैसे लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। ठीक है, कुछ इस तरीके से था कि तेरी जुल्फों का साया मिले तो यूं कि जैसे लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, और कब तक
तन्हा बैठ के निहारूं उस ताज को, कोई गंगा मिले तो इलाहाबाद हो जाऊं। तो इलाहाबाद में चूंकि गंगा से मिल जाती है ये आपकी क्या, यमुना। बाकी यहाँ पर क्या होता है, दुनिया के सबसे खूबसूरत है, प्रेम की निशानी है, लेकिन आगरा में ताजमहल के परिपेश में उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि निम्नलिखित में से किस युग एक युद्ध के परिपेक्ष में एक पक्ष के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। तोपों की जब बात की जाए तो तोपों का प्रयोग पहली बार किया गया, और ये होता है प्लासी का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर आपके पानीपत का तीसरा युद्ध। खासा अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। तोप, बेसिक अगर देखा जाए तो तोप का संदर्भ ध्यान रखिएगा। वैसे तोप के अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा, बारूद। हमारे यहाँ पर बारूद का प्रयोग भी आपने देखा होगा, कहाँ पे किया गया था, तो बारूद के प्रयोग के नाते तो एक राजा चले गए थे, क्या नाम था, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम आपने सुना भी होगा, नाम आता है खास करके शेर खान। शेर खान की जब बात की जाए तो शेर खान भाई साहब इसी परिपेक्ष में निपट गए थे। क्यों, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं हमारे यूपी में पड़ता है कलिंजर का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग, और इस कलिंजर के दुर्ग की जब बात की जाए तो इसको ये जीतना चाह रहे थे। कलिंजर के दुर्ग की जब बात की जाए कहाँ से समित है, बांदा में पड़ता है। तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि शेर खान जो थे उनकी चॉइस थी कि कलिंजर के दुर्ग को हम जीत लें। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में क्या होता है, यहाँ पे आप भी जानते हैं कि ये तोपों का बराबर विस्तार कर रहे थे, अलग अलग तोपों को लगाया जा रहा था ताकि ये जो किला की दीवार है उसे तोड़ा जा सके। तो जैसे हम लोग गांव देहात में नहीं करते हैं, पटाखे जला देते हैं और उसके बाद देखते हैं फुस, तो फिर कहते हैं अरे परकिया नहीं फूटा, आगे बढ़ के उसको निहारने जाते हैं, जैसे हाथों में लेते हैं फट दे फूट जाता है। सेम कंडीशन इनके साथ हुआ था कि ये एक बारूद में जब कह सकते हो कि ये आपके बारूद भरे गए तोपे में, जलाया गया, नहीं चला, तो इन्हें लगा हो सकता है नहीं जल रहा है, तो ये आगे जा कर के उसको मुआयना करने लगे, और जैसे उसके पास पहुंचे तब तक बारूद भग गया, और चूंकि इस सहयोग से और भी बारूद के ढेर वहां बगल में लगे थे, इतनी तेजी से विस्फोट हुआ कि शेर खान निपट गए थे। तो परिपेक्ष के रूप में ध्यान रखिएगा, बारूद का संदर्भ यहाँ पे आपको देख मिलता है। बहरहाल तोपों की जब बात की जाए तो तोपों के परिपेक्ष में किसका नाम आता है, तो तोपों के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये जो प्रयोग किया गया था पहली बार, ये किया गया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध की जब बात की जाए, खास करके कब आयोजित हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में आयोजित हुआ था। आज आप अगर जो हरियाणा लोकेशन की बात करेंगे तो वहां पर एक जगह है पानीपत, वहां पर इसका आयोजन हुआ था 1526 की जब बात की जाए तो इसका परिपेक्ष कैसे होता है, तो आपने सुना भी होगा, यही आपके जो बाबर थे। तो बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी, बाबर के साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, उन दोनों के बीच क्या हुआ था, यह युद्ध हुआ था, जहां पे इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, क्योंकि हार जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बाबर जीत जाते हैं। तो बाबर जीतते हैं तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक विशेष काम किया, यहाँ पे मुगल सत्ता की स्थापना करी। मुगल सत्ता की जब बात की जाए तो मुगल सत्ता की यहाँ पर इन्होंने स्थापना कर दी, और खास करके अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम हार जाते हैं तो हम कई बार बताते हैं लोदी वंश के बारे में, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक होते हैं वो खास आपके इब्राहिम लोदी होते हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक क्या हो जाते हैं, इब्राहिम लोदी हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। क्या होता है, इब्राहिम लोदी के साथ ही हमारे यहाँ पर जो एक सल्तनत काल की संकल्पना थी वो भी समाप्त हो जाती है, और बाबर के साथ क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर मुगल सत्ता की नींव पड़ जाती है। तो एक नई श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है आपके इस परिपेक्ष है। अब बाबर ने क्या किया, 1526 में आपकी मुगल सत्ता की स्थापना की, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक विशेष कार्य, क्योंकि राजधानी ऑलरेडी क्या थी, प्रयागराज आपकी आगरा ही थी, तो राजधानी इसने क्या किया, आगरा को ही घोषित कर दिया। तो राजधानी इसने आगरा रखी थी। 1526 में आप भी जानते हैं कि 1526 में ये यहाँ पर जीतता है, लेकिन अगले चरण में क्या हो जाता है, आने वाले 1530 में क्या हो जाता है, इसकी डेथ भी हो जाती है। तो 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद आपने देखा होगा इसका पुत्र जो था हुमायूं, वो क्या हो जाता है, भारत का सम्राट बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो अकबर के द्वारा अपनाई गई ये जो सुलह कुल की नीति थी, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या क्या तत्व हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, बेरा के युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें अकबर,
तो अकबर की जब बात की जाए तो अकबर के द्वारा एक विशेष संकल्पना यहाँ पे आपकी अपनाई गई थी। और बेसिक रूप से अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करेगा, कम से कम अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाने के लिए खास करके इस सेशन को लाइक भी करिएगा, और लाइक करने के अलावा अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करेगा, इसे साझा करेगा, और कोशिश करिएगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी जीके के संदर्भ में जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जीके जीएस के लिए जितने भी एक आपका आधार हैं, उन सबको एक क्रम में क्या किया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक जरूरत की जाएगी, एक कोशिश की जाएगी। तो आप लोग जुड़े हैं तो एक काम जरूर करेगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। हमें लगता है आप लोग आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करते हैं, कर दिया करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप सबसे ये गुजारिश होती है, आप सबसे केवल ये एक उम्मीद होती है कि आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें सुलह कुल नीति। अब सुलह कुल नीति की जब बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भैया सुलह कर लो हमसे, हमसे क्या करो, सुलह कर लो। और सुलह करने की परिप्रेक्ष्य क्या संकल्पना थी, तो सुलह करने का मतलब क्या था, सुलह करने का मतलब था किससे सुलह करना है, भाई अपने प्रतिद्वंदियों से सुलह करना है। क्योंकि अकबर को हम महान इसी कारण से मानते हैं ना, क्योंकि उसका साम्राज्य विस्तार अच्छा था, और साम्राज्य विस्तार के अलावा उसके जो पड़ोसी थे उसके ऊपर ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि उसने विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई। नीतियां जैसे किसी के यहाँ शादी कर लिया, अब शादी जब कर लोगे तो फिर क्या होगा, वो सामने वाला आपके ऊपर लड़ाई करेगा, नहीं करेगा। किसी को अपना क्या किया, आपका पेंशनर बना दिया, किसी को अपना क्या किया, राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया। इस तरीके से उसने लगभग लगभग अपने जो पड़ोसी थे ना, सबको शांत कर दिया। तो इस दशा में हम देख पाते हैं अकबर के द्वारा पहली बिंदु क्या रखी, तो इसने राजनीति, मतलब जिसे हम राजनीति या कूटनीति कहते हैं, उसका एक बर्बस प्रयोग किया। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, धार्मिक सहनशीलता, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। क्यों, क्योंकि अकबर के समय में आपने देखा भी होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगभग सबको क्या किया था, इसने अधिकार दिया था। इवन आप कह सकते हो इबादत खाना नाम का जो लोकेशन था, जहाँ पे लोग आकर के घंटों चर्चा किया करते थे, वो भी लोकेशन आपको दिख मिलता है। और सीधी बात, इसने क्या किया, सबके लिए, सबके कल्चर को क्या किया, पूरी तरीके से माना। ऐसा नहीं है कि केवल अपने धर्म को इसने बढ़ावा दिया, हिंदू धर्म है तो उसको भी चलने दिया, मुस्लिम धर्म है तो उसको भी चलने दिया, ईसाई का धर्म है तो उसे भी चलने दिया। मतलब एक उदारवादी इसका संदर्भ आपको देख मिलता है। तो इसी कारण से पूरे इतिहास में हम दो शासक को महान मानते हैं, एक खास करके कलिंग विजय के उपरांत अशोक, जिसने धर्म का बड़े स्तर पर प्रसार किया। और धर्म एक ऐसी संकल्पना है, धर्म एक ऐसा अफीम है जिसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। तो अशोक को हम इसी कारण से महान कहते हैं। और दूसरा संदर्भ होता अकबर। अकबर महान कोई विशेष उसके पास सींग नहीं लगी है, उसकी एक ही संकल्पना थी, अपने राजनीति, अपने कूटनीति और अपने विश्वस्त खास करके शासन के प्रयोगों के नाते, कि उसने सभी वर्गों का क्या किया, सम्मान किया और धर्म को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में क्या होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुलह कुल नीति की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक त्योहार भी आपके यूपी में आयोजित होता है, खास आपने सुना होगा, हमारे यूपी में खास क्या बोला जाता है, सुलह कुल महोत्सव। तो सुलह कुल महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो यह आपको आगरा के अंतर्गत देख मिलता है, जिसका परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा। ये क्या माना जाता है, हमारे यहाँ पर हिंदू और हिंदू के अलावा मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसे हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। और अगर देखा जाए तो परिपेक्ष के रूप में आपने कई सारे संदर्भ आपके आगरा अकबर के माध्यम से सुना होगा, लेकिन ये सुलह कुल की व्यवस्था काफी अपने आप पे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कौन 1857 की क्रांति के अंतर्गत संग्राम का नेता कहां से, इलाहाबाद से था। एक्चुअली 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस क्रांति की जब बात की जाए तो इस क्रांति में कई सारे नेताओं का नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। तो नेताओं की जब बात की जाए तो कौन से नेता ऐसे होते हैं जो यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। 1857 की क्रांति के नेता, तो आज 1857 की क्रांति के नेता की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या होता है, तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आज 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो मेरठ से हुई है। कहाँ से, मेरठ से। मेरठ के बारे में आपने सुना होगा, कब शुरू हुई है, तो 10 मई को शुरू हुई है। 10 मई की जब बात की जाए तो 10 मई 1857 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और परिपेक्ष के रूप में आपने सुना होगा, इसके अंदर जो हमने सिंबॉलिक रूप से चिन्ह लिया था वो क्या लिया था, तो वो लिया था रोटी
और रोटी के अलावा कमल। तो रोटी और कमल की जब बात की जाए तो रोटी और कमल का विशेष नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि यह इससे संबंधित है। अब बात आती है संग्राम के अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नेता को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा जैसे नाना साहब, ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये आपके कानपुर से संबंधित थे, ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे। इवन आप कह सकते हो नाना साहब के अलावा तात्या टोपे जो इनके सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका नाम देख मिलता है। अजीमुल्ला लोकेशन की जब बात की जाए तो आपकी कहाँ से संबंधित थे, बरेली वगैरह से। बाकी इलाहाबाद की जब बात की जाए तो लियाकत अली का नाम ध्यान रखिएगा, लियाकत अली ने क्या किया था, यहाँ से इसका नेतृत्व किया था। और क्रांति की जब बात की जाए तो क्रांति 1857 को शुरू हुई थी और आप भी जानते हैं जो क्रांतिवीर थे वो नई दिल्ली चले गए थे। और नई दिल्ली की जब बात की जाए तो नई दिल्ली जा करके इन्होंने क्या किया था, जो मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर की जब बात की जाए तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया था, क्रांति के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो क्रांति का नेतृत्व दे दिया। और क्रांति के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इनको क्या किया गया, पूरे भारत का राजा घोषित कर दिया गया। तो भारत का राजा या फिर भारत का सम्राट घोषित किया गया किसे, आपके खास करके जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य, तो नाम ध्यान रखिएगा 1857 से बहादुर शाह जफर का नाम। बाकी नाम आता है कि 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा, लखनऊ से किया गया, ठीक है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इसका नेतृत्व किया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अलग अलग लोकेशन में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया था, इस क्रांति को नेतृत्व दिया गया, इसको अंजाम दिया गया। अब अंजाम देने की जब बात की जाए तो उनके नाम प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। क्या नाम होता है बताओ जल्दी से, बकलोली काट रहे हो। स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857 की जब बात की जाए तो क्या नाम होगा, लखनऊ की परिप्रेक्ष्य। तो लखनऊ में नाम आपने सुना होगा हजरत महल, बेगम हजरत महल। पूरा नाम क्या होता है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की जब बात की जाए तो उनका संबंध किससे था, तो आप भी जानते हैं ये लखनऊ के जो नवाब थे, क्या नाम होता है, खास करके नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो इन्हें क्या किया गया था, इनको कह सकते हो कि देश निकाला कर दिया गया था और ये कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो उस दशा में रानी बचती हैं और रानी ने क्या किया था, इसका नेतृत्व संभाला था। हालांकि रानी की जब बात की जाए तो इनके एक दत्तक पुत्र का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार नाम आता है विरजिस कादिर, ठीक है। विरजिस कादिर की जब बात की जाए तो विरजिस कादिर का नाम ध्यान रखिएगा, जो इनका क्या था, एक दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है। अवध लोकेशन की जब बात की जाए तो अवध लोकेशन को अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने अंतर्गत शामिल कर लिया था। किस एक आधार पे, कुशासन का आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया था, इसको अपने शासन में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि लखनऊ की बात चलिए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक नाम आपने सुना होगा रेजिडेंसी, क्या कहते हैं, रेजिडेंसी। रेजिडेंसी की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी अंग्रेजी आला अफसर हुआ करते थे तो अंग्रेजी अफसरों के लिए क्या किया गया था, एक निवास स्थल के रूप में इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये लखनऊ में पड़ता है रेजिडेंसी। बाकी हजरत महल की जब बात की जाए तो उनके नाम से आपने एक परिवर्तन चौक नाम सुना होगा, तो परिवर्तन चौक पे क्या है, खास करके आपको एक पार्क भी देख मिलता है, ठीक है। तो इनके सम्मान में क्या है, यहाँ पे एक पार्क भी आपको देखने को मिल जाता है, बेगम हजरत महल नाम से पार्क, ठीक है। बाकी लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आप भी जानते हैं बड़े स्तर पर रूमी दरवाजा भी है। रूमी दरवाजा हम बार बार बताते हैं, क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से जो हम अपने यूपी के राज्य के सिंबल की बात करते हैं तो जो सिंबल में दो मछलियां हैं वो इसी से ली गई हैं। और रूमी दरवाजा के अलावा आपने कई बार सुना होगा यहाँ पे क्या है, आपका इमाम बाड़ा देख मिलता है, इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा की जब बात की जाए तो इमाम बाड़ा भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके निर्माण की जब बात की जाए तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो कई बार आपने सुना होगा आसफ उद्दौला। हमारे यहाँ पर आसफ उद्दौला की जब बात की जाए तो आसफ उद्दौला के द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्माण कराया गया है। और आसफ उद्दौला की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका निर्माण करा रखा है। वैसे यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, घंटा घर भी आपको देख मिलता है। क्या है, घंटा घर। घंटा घर की जब बात की जाए तो मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि जब ये बनाया गया था उस टाइम पे एशिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ये घंटा घर आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए देवबंद आंदोलन, ये यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत में कब आपका आरंभ हुआ। देवबंद आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ हो, आपको हम कब से खोज रहे थे, आप दिखाई नहीं दे रहे थे। सर आई मिस यू, ओ माई गॉड दैट टू डू लव, आई वेरी वेरी मिस यू, ठीक है। अब आप यहाँ जुड़ गए हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए खास करके अब हम कहीं अन्यत्र नहीं यहीं पर मिलेंगे। तो आपसे बार बार कहना होगा कि इस चैनल पे अगर आप जुड़ चुके हैं तो इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर दिएगा, ताकि आपकी तरीके से अगर कोई ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या करे, यहाँ पर पहुँच जाए।
ऐसा ना हो कि वो केवल ढूंढता ही रहे, ठीक है। तो उस तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने उस दोस्त मित्र तक क्या करेंगे, इसे साझा भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यूपी संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो वहाँ पर देवबंद आंदोलन प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। आज देवबंद आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो देवबंद आंदोलन खासा ध्यान रखिएगा। आज हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा, ये आयोजित हुआ था 1866 में। 1866 की जब बात की जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, मोहम्मद कासिम नैनतवी। मोहम्मद कासिम नैनतवी की जब बात की जाए तो इन सभी लोगों के माध्यम से क्या किया गया था, इसकी शुरुआत वगैरह करी गई थी। कहाँ से समित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये देवबंद नाम का जो लोकेशन है, आज जो आपका सहारनपुर लोकेशन है, ठीक है। तो सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर की धरती से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो सहारनपुर की धरती की जब बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। देवबंद के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम प्रमुख रूप से, अच्छा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, किसकी बात चली है, 1866 सही तो है, 1866 ही है भाई, हमें ना कंफ्यूज करो। ये कांग्रेस स्थापित हुआ था उससे पहले बनी है, ठीक है। और कांग्रेस कब स्थापित हुआ, 1885 में। तो 1885 की बात क्या आएगा, 1866 ही आएगा, नहीं सॉरी 1885 में स्थापित हुआ, उससे पहले है, तो उससे पहले क्या होगा, 85 से पहले, तो 88 तो पहले आएगा ही नहीं, 1900 तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, 66 ही सही है, ठीक है। तो देवबंद सहारनपुर का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मोहम्मद कासिम नैनतवी के परिप्रेक्ष्य में देवबंद आंदोलन बड़े स्तर पे ये अंग्रेजों के विरोध में चालू किया गया था। किसके लिए, खास करके देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता थी, उस अंग्रेजी सत्ता के विरोध में चालू किया गया था। क्योंकि जब शुरुआती दिनों में अंग्रेजी सत्ता हमारे यहाँ पर आई थी ना, तो वो अलग अलग बिंदुओं में क्या करी थी, अपना हस्तक्षेप करी थी। जैसे हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे जो धर्म है, या फिर हमारी जो जीवन शैली है, उन सब में भी अपना हस्तक्षेप करी थी। तो इसी कारण से अलग अलग विद्रोह हुए थे, क्योंकि हम बार बार करें कि धर्म एक ऐसी अफीम है जिसके लिए व्यक्ति अपना जान भी दे सकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी सत्ता जब हमारे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसके लिए अलग अलग विद्रोह चले थे। बाद में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई, इसी कारण से उसने अपने पर्याय को क्या किया, धर्म से अलग कर दिया। उसने सोच लिया कि भैया इनके व्यवहारों में हमें परिवर्तन नहीं करना, हमें केवल शासन करना है, हमारा टारगेट है पैसा कमाना, निकल जाना, ठीक है। तो अंग्रेजी सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ये विरोध आपको देख मिलता है। कहाँ से समित था, तो सहारनपुर में। अभी देवबंद का नाम काफी चर्चा में था, उसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध था यहाँ पे अभी एटीएस। एटीएस मतलब आपने सुना होगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, क्या बोलते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक खास करके ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो हमारे यूपी में खासा एक ट्रेनिंग सेंटर की जब बात की जाए तो एक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में। तो ये आपका स्थापित किया गया है हमारे यूपी के देवबंद नाम के लोकेशन में। तो देवबंद की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रमुख रूप से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ये नाम संबंधित होता है इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, या फिर आपके नई दिल्ली में, ठीक है। बेसिक अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के अंतर्गत इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान पब्लिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब बात की जाए, जिसको हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, HRA के रूप में जानते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या संबंध होता है, तो ये जो गठित किया गया था वो गठित किया गया था कानपुर में। ध्यान रखिएगा, कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में इसके गठन की जो संकल्पना थी 1924 में इसको गठित किया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे बनाया गया था, तो हेडक्वार्टर आपके आगरा में बनाया गया था जब ये शुरुआती दिनों में गठित हुआ था। इनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध किससे था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन अर्थात हमारे यहाँ पर जो गरम दल से संबंधित व्यक्ति थे। गरम दल मतलब आप कह सकते हो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्या बोलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे लोगों की जब बात की जाए, क्योंकि इनके माध्यम से एक घटना को बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया था। 9 अगस्त सन 1925 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में, हमारे यहाँ पर नाम लिया जाता है खास करके काकोरी कार्यवाही। तो काकोरी ट्रेन कार्यवाही की जब बात की जाए तो काकोरी ट्रेन कार्यवाही का नाम ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख रूप से इनके द्वारा अंजाम दिया गया था और जिसका संदर्भ था कि हमें क्या करना है, सरकारी खजाने को लूटना है। तो सरकारी खजाने को लूटने के लिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कार्यवाही आपके बड़े स्तर पर आयोजित की गई। और परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं कि बाद में क्या किया गया था, लोगों को पकड़ लिया गया था और पकड़ने के दशा में जैसे आपने नाम सुना होगा, वैसे तो पकड़ा गया था 40 लोगों को,
लेकिन बाकी लोगों को बरी कर दिया गया था। 4 लोगों को मुख्य फांसी हुई थी, जिनमें अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी हुआ था? तो इनको जो फांसी हुआ था वो फैजाबाद में इनको फांसी। खासा यही पर अगर देखा जाए तो रोशन सिंह की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी? नैनी आज जो आपका प्रयागराज है वहां पर इनको फांसी। पुनः यही पर अगर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ध्यान रखिएगा। इनको जो फांसी हुई थी तो आपके गोंडा में गोरखपुर में फांसी हुआ था। गोरखपुर में इनको फांसी हुआ था। और खासा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में? राजेंद्र लोहड़ी। तो राजेंद्र लोहड़ी की जब बात की जाए तो राजेंद्र लोहड़ी का नाम ध्यान रखिएगा। इनको जो फांसी हुआ था वो आपके गोंडा में हुआ था। तो 4 लोगों को इसके अंतर्गत क्या हुआ था? फांसी हुआ था। हालांकि एक व्यक्ति आपके बच गए थे कि इसका नाम खास करके आप भी जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों की नज़र में ये बिल्कुल चुभ रहे थे। तो आप भी जानते हैं कि मुखबरी के आधार पे जब हम बात करते हैं कहाँ पे, आपके आज का जो वर्तमान प्रयागराज है, तो प्रयागराज में ये बैठ करके अपने मित्रों से मुलाकात कर रहे थे। एक लोकेशन आपने सुना होगा, अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क में जब ये चर्चा कर रहे थे तो उसी दशा में अंग्रेजों ने क्या किया? इनको चारों तरफ से घेर लिया। तो जब घेर लिया तो पहले संदर्भ में तो ये लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के साथ उनका विरोध किया, लेकिन बाद में अब व्यक्ति कब तक लड़ेगा? तो उस दशा में जब इनके रिवाल्वर में अंतिम गोली बजती है तो इन्होंने कहा कि आज़ाद आज़ाद है, आज़ाद ही रहेगा, और स्वयं को क्या किया? गोली मार लिया था। तो आज वर्तमान में ये जो अल्फ्रेड पार्क है, अभी सरकार ने इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? खास करके आज़ाद पार्क के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो आज़ाद पार्क का नाम ध्यान रखिएगा। आज़ाद पार्क किस परिप्रेक्ष्य में देख मिलता है? तो अल्फ्रेड पार्क का नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ठीक है, बाकी इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि ये बड़े स्तर की कार्रवाई हुई तो इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सन 1929 की जब बात की जाए तो ये फिर क्या होता है आपके 2829 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे ये क्या किया जाता है आपके नई दिल्ली में क्या होता है? इसका एक बार पुनर्गठन किया जाता है, और नई दिल्ली में इसका जो पुनर्गठन होता है तो उसमें एक नया शब्द जोड़ा जाता है। खास करके हिंदुस्तान तो था ही था, यस नाम का एक शब्द जोड़ दिया जाता है, अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट। क्या नाम होता है? अब इसमें नाम दे दिया जाता है सोशलिस्ट का। तो सोशलिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, जो शब्द इसमें क्या दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। बाकी सारी चीजें वैसे पड़ी रही, लेकिन यहाँ पर एक यस नाम का शब्द जोड़ा गया जिसको हम सोशलिस्ट के रूप में जानते हैं, खास करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में, और जिसमें भगत सिंह वगैरह का साथ आपको देख मिलता है। नई दिल्ली के अंदर आपने नाम भी सुना होगा कहाँ पर? जब हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला लोकेशन। तो फिरोज शाह कोटला मैदान की जब बात की जाए तो फिरोज शाह कोटला मैदान की जब बात की जाए तो वहां पर क्या किया गया था? इसका एक बार फिर से पुनर्गठन भी किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद की डेथ कहाँ पे हुई? चंद्रशेखर आजाद की डेथ कहाँ पे हुई? कोई कमेंट करके बताएगा ना कि डेथ कब हुई थी, तिथि क्या थी? बहरहाल चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इनका पैतृक निवास कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पैतृक निवास की जब बात की जाए तो वैसे तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, क्योंकि मान्यता के अनुसार बताया जाता है इनके पापा सरकारी मुलाजिम थे, मतलब एक अधिकारी थे। तो ये मध्य प्रदेश में चले गए तो वहीं पर इनका जन्म वनम हुआ। लेकिन मूल जो बताया जाता है कि इनके जो दादा परदादा थे वो आपके उत्तर प्रदेश में उन्नाव नाम का जिला है, और उन्नाव की जब बात की जाए तो वहां पर एक नाम आपने सुना होगा बदरका। तो उन्नाव के बदरका में इनका जन्म हुआ है। उन्नाव के बदरका की जब बात की जाए तो इसी कारण से आपने नाम भी सुना होगा, इन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने क्या किया है? चंद्रशेखर पक्षी विहार आपने नाम भी सुना होगा, जिसका पूर्व नाम क्या था? खास करके हमारे यहाँ पर आपने सुना भी होगा नवाबगंज पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब हमने परिवर्तित करते हुए क्या कर दिया है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के रूप में जानते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से संबंधित है? ये उन्नाव में है, इन्हीं के सम्मान में है। बाकी अगर देखा जाए तो अब इनकी बात आती है तो इनकी डेथ कहाँ पे हुई? तो इनकी डेथ के बारे में आपने सुना होगा, यही अभी इनमें चर्चा किया, इलाहाबाद या प्रयागराज की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था? स्वयं को गोली मार दिया था। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क के अंतर्गत। और अल्फ्रेड पार्क को आज हम लोग क्या कहते हैं? आजाद पार्क के रूप में भी जानते हैं। क्या? आजाद पार्क के रूप में भी नाम दिया जाता है। वैसे आजाद पार्क की जब बात की जाए तो आजाद पार्क के परिप्रेक्ष्य में एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर खास करके जब हम अल्फ्रेड पार्क या फिर आज़ाद पार्क की बात करते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में एक नाम और ध्यान रखिएगा, यहीं पर अभी देश की पहली, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया? देश की पहली इंटरैक्टिव गैलरी का भी उद्घाटन किया गया है।
तो इंटरेक्टिव गैलरी की जब बात की जाए तो ये भी आपकी स्थापित की जा रही है। इंटरेक्टिव गैलरी का मतलब क्या होगा कि जो देश के अलग-अलग क्रांतिवीर हैं या क्रांतिकारी हैं, तो उनके बारे में एक समग्र सूचना यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की कहीं मूर्ति स्थापित कर दिया, कहीं उनकी किताब रख दी, कहीं उनका जैकेट रख दिया, कहीं उनकी टोपी रख दी। तो लोग जाते थे, उसे देखते थे और शीशे में बंद होता था तो उसे देख कर के महसूस करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होगा कि जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पर एआई आधारित आपके ऑडियो विजुअल माध्यम में, मतलब आपकी एलईडी लगी होगी, आपके एक साउंड सिस्टम लगा होगा। जैसे आप पहुँचेंगे तो आप पूछेंगे ये क्या है? तो बोलेगी यह यह महात्मा गांधी का चश्मा है, जिसे महात्मा गांधी ने सूरत अधिवेशन के अंतर्गत गोखले के साथ पहना था। ठीक है, तो ऐसी सीन आपको दिख मिलेगी। मतलब उसके बारे में जो एक जानकारी होगी ना, वो ऑडियो दिखाई जाएगी और ऑडियो के साथ कुछ पिक्चर क्लिप वगैरह के माध्यम से भी क्या होगा, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। मतलब आपसे एक इंटरेक्शन होगा, सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो एक इंटरेक्शन होगा। और ये देश में पहली बार स्थापित हो रही है आपके प्रयागराज में। क्लियर? खासा नेक्स्ट की बात की जा रही है तो वह कौन सा जगह है जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन हुआ था। किसान सभा की जब बात की जाए तो किसान सभा का पहला आयोजन हमें देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर आपके पटना में। आज नाम की जब बात की जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है। पहले अधिवेशन की जब बात की जाए तो सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, हमारे यहाँ पर आपने सुना उसी तरीके से किसानों का सभा भी गठित किया गया। एक्चुअली सीन क्या था, जब हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोग शामिल हुए, लेकिन इसी लड़ाई की जब बात की जाए तो उसमें बहुत सारे तबके ऐसे थे जो शामिल नहीं थे। जैसे महिला नहीं शामिल थे, जैसे बच्चे नहीं शामिल थे, युवा नहीं शामिल थे, किसान नहीं शामिल थे। तो अब टारगेट रखा गया कि भैया लड़ाई एक की तो है ना, लड़ाई सबकी है, आज़ादी सबको चाहिए, तो सबको आना पड़ेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग वर्गों को भी अब टारगेट करते हुए क्या किया गया, विभिन्न प्रकार की ग्रुपिंग की गई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में किसान सभा डेवलप किया गया और इसका बड़े स्तर के क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। तो इसकी जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे आयोजित हुआ था, लखनऊ में। आज लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में इसका क्या किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जैसे आचार्य नरेंद्र हो जाते हैं, सहजानंद का नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, मदन मोहन मालवीय वगैरह का नाम। तो ये सारे लोग क्या थे, इससे आपके संबंधित आपको दिख मिलते हैं। लखनऊ की जब बात की जाए तो कब आयोजित हुआ था, 1936 में। 1936 की जब बात की जाए तो 1936 में इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है, ये अखिल भारतीय किसान सभा है। यहीं पर एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा अवध किसान सभा के बारे में। अवध किसान सभा, अब अवध किसान सभा का संदर्भ क्या है, अवध का मतलब जो अवध का लोकेशन है, अयोध्या मतलब अवध प्रांत का जो लोकेशन है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा प्रतापगढ़ का नाम। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में इसको गठित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट थे आपके मदन मोहन मालवीय वगैरह। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय वगैरह का संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा एक ऐसा केंद्र है जो आपके उत्तर प्रदेश में देख मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा लोकेशन जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, नाम होता है कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल या फिर आपका हुलास। कौन सा एक ऐसा नाम है जो सिंधु सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश के खास करके लोकेशन में देख मिलता है, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल या फिर आपका हुलास। सिंधु सभ्यता आप भी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये कौन सभ्यता है, ये सिंधु नदी के परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलती है, और इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी के परिप्रेक्ष्य सिंधु सभ्यता नाम देते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा 1921 में क्या किया गया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी की जब बात की जाए तो दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया था, इसको खोजा गया था, इस लोकेशन की पहली खुदाई करी गई थी। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके अलग अलग लोकेशन आपको देख मिलते हैं। हालांकि इसके आकार की जब बात की जाए तो इसका आकार जो है वो कुछ त्रिभुज के आकार का आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का आपने नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर की जब बात की जाए जहाँ पे सबसे अंतिम बिंदु, खास करके महाराष्ट्र की जब बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी बिंदु, और फिर जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का नाम सबसे पश्चिमी बिंदु, और आपके इंडिया के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि भारत में ही खास करके यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सबसे पूर्वी बिंदु। तो यही सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में पूछा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होता है, तो सबसे पूर्वी बिंदु के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये लोकेशन हमारी यूपी से समित है, और बाकी इसी परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा और भी लोकेशन समित है। जैसे अगर हम बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा तो हमारी यूपी से संबंधित ही नहीं है। ठीक है,
लोथल की जब बात की जाए तो लोथल का भी संबंध हमारी यूपी से नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कालीबंगा गुजरात में पड़ता है, और लोथल की जब बात की जाए तो ये लोथल, धौलावीरा, ये सारे लोकेशन जो है वो आपके भी वहीं से संबंधित है। तो बचा कौन? आलमगीरपुर। आलमगीर हमारी यूपी के मेरठ में पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा, हिंडन नदी के किनारे। और इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पर आपने सुना भी होगा 1958 में क्या किया गया था, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा की जब बात की जाए तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज भी करी गई थी। हुलास की जब बात की जाए तो ये कहाँ समित है? तो ये जो आपका सहारनपुर का लोकेशन है वहां से समित है। तो बच्चा कौन? 3 और 4। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 3 और 4 की जब बात की जाए तो यही लोकेशन हमारे यूपी से समित है। नाम आता है 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था उसका नाम क्या था? 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो इसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। वैसे बिंदु तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य जो तात्कालिक कारण था वो था आपके चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस की जब बात की जाए तो चर्बी लगे कारतूस के परिप्रेक्ष्य आपने सुना था कि एक व्यक्ति जिनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया, खास करके जो आपके बलिया जिले से समय थे, अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने मुख्य कार्य क्या किया, इनकी जब बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में संबंधित थे। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एक सेना की टुकड़ी होती है जिसका नाम था बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी की जब बात की जाए तो बैरकपुर छावनी में क्या थे, ये सिपाही थे। तो जब बात ये पता चलती कि चर्बी लगे कारतूस को क्या करना, दांतों से खींच के खोलना है, तो उस दशा में ये बात आके निकल के आती है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी है। तो इस दशा में इन्होंने क्या किया था, अपने सैनिक अधिकारी अर्थात जो इनका सार्जेंट था उस सार्जेंट पे गोली चला दी थी। हालांकि गोली चलने के कारण कह सकते हो कि उसकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन इनको क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी गई थी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन्होंने जो सार्जेंट पे गोली चलाया था वो कब चलाया था, तो ये चलाया था आपके मार्च महीने में, लेकिन इनके फांसी की जब बात की जाए तो कब हुआ था, 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल की जब बात की जाए तो 8 अप्रैल 1857 को क्या हो जाता है, इनको फांसी दे दी जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार याद भी करते हैं, इनकी जब बात की जाए तो 1857 की क्रांति के पहले शहीद भी माने जाते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के क्या माने जाते हैं, आपके पहले शहीद भी माने जाते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है, मंगल पांडे। तो इन्होंने जब इनकी बात की तो इन्होंने क्या किया, खास करके अपने सार्जेंट की जब हत्या की और इनको फांसी चढ़ गया, मतलब इनको फांसी हो गई, तो इन्हीं सैनिकों का ही विद्रोह क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, बड़े स्तर पे सैनिक असंतोष आपको दिख मिलता है। इवन सैनिकों की ही एक टुकड़ी की जब बात की जाए तो ये 10 मई 1857 को क्या करती है, इस क्रांति की शुरुआत करती है। कहाँ से? मेरठ से। तो मेरठ में जो सैनिक की टुकड़ी थी उसका नाम क्या था, काली पलटन। आपने कई बार सुना भी होगा काली पलटन सिपाही। तो काली पलटन सिपाही की जब बात की जाए तो इन्हीं के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। काली पलटन सिपाही की जब बात की जाए तो इनका संदर्भ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरठ में एक मंदिर भी पड़ता है, औघड़ नाथ बाबा का मंदिर। किससे? बाबा औगढ़नाथ मंदिर। ठीक है, तो औगढ़नाथ मंदिर की जब बात की जाए तो औगढ़नाथ मंदिर का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके इसी मेरठ में पड़ता है। तो कई बार हम इस मंदिर को भी नाम देते हैं काली पलटन मंदिर। क्या बोलते हैं इसे? काली पलटन मंदिर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो काली पलटन मंदिर और औगढ़नाथ मंदिर का संबंध एक ही होता है, क्योंकि पुराने समय में जो मंदिर होते हैं ना, उस संदर्भ में आपने सुना होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के शासन काल में जो सामान्य पब्लिक होता था वो एक साथ नहीं मिल सकता था। मतलब धारा 144 हमेशा लगी होती थी, एक साथ लोग नहीं मिल सकते थे, ना बातचीत कर सकते थे। तो अब करें तो क्या करें, तो उस दशा में क्या होता था, जो बड़े बड़े मंदिर आपने देखा होगा कि मरद वगैरह की जब बात की जाए तो मंदिर वगैरह में क्या होता है, आप कह सकते हो कि गर्भगृह होता है, मंदिर के तहखाने, जहाँ पर अब तो कह सकते हो पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसी तहखाने में लोग आकर के बैठ करके अपनी प्लानिंग करते थे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से इसका नाम देख मिलता है। करंट की क्लास संडे को फिर से लाइए सर जी। अच्छा, परेशान मत होइए। ठीक है, 2 दिवस आपके लिए सुनिश्चित है वहीं पे। अच्छा, चर्चा ही कर लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, 8 बजे सुबह क्या होती है, आपको थ्योरी का एक छोटा छोटा सेशन हमने देना चालू कर दिया है, ताकि आपके पूरे क्लास का रिवीजन हो पाए। फिर आपका क्या हो जाता है, 5 बजे शाम को क्या हो जाता है, जीके जीएस की क्लास आपको दिख मिलती है। 6 बजे शाम को फिर क्या हो जाती है, आपका यूपी जीके वाला सेशन चलता है। फिर आपके 7 बजे क्या हो जाती है, आपके मैथ का सेशन चलता है। फिर आपकी 9 बजे रात में क्या होती है, यूपी जीके का सेशन चलता है।
ये तो नॉर्मल क्लासेज हो गई। शनिवार खासा ध्यान रखिएगा, शनिवार आपको पुनः क्या होगा 2 हावर की मैराथन देखने मिलेगी, जो पूरी तरीके से क्या होगा इसी थ्योरी बेस पे होगा, ठीक है। तो थ्योरी वाला पुनः एक बार मैराथन आपको देखने मिलेगी शनिवार को। और रविवार की जब बात की जाए तो रविवार का संबंध किससे है, तो यहाँ पर फिर से आपको यूपी का जो करंट अफेयर है उस यूपी का करंट अफेयर यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, हम बार बार कहते हैं बस एक काम करिए, यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब को खोलिए। अब तो भाई साहब तुरंत आपको मिल जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, तो आपको एक नाम सर्च करना है, नाम तो आप जानते होंगे। नाम की जब बात की जाए तो क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है सीधे शब्दों में GK GS बाई अमित पांडे, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको ये तुरंत चैनल मिल जाएगा। और आप चैनल पे जाएंगे तो फिर क्या करना, पहला काम सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस दशा में ध्यान रखिएगा। अब आप थेरी वाला सेशन देख सकते हैं, छोटे छोटे सेशन हमने साझा कर दिए। जैसे आज सुबह हमने यूपी के वन्य जीव विहार के बारे में चर्चा किया था, पिछले संदर्भ में हमने यूपी के प्रमुख मेले के बारे में चर्चा किया था, उससे पहले हमने यूपी के प्रमुख महोत्सव के बारे में चर्चा किया, यूपी में कौन व्यक्ति क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। तो ये थेरी का सेशन, लाइव सेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ आपके सम्मुख रखी जाती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि पीछे संदर्भों की जब बात की जाए तो अभी हमने क्या किया था, पीछे आपका करंट अफेयर यहाँ पे लगभग 2.25 घंटे का करा रखा है। फिर यूपी जीके की थेरी 2 घंटे का पहला पार्ट यहाँ पे आपके सम्मुख है, ठीक है। इवन आप कह सकते हो यूपी के प्रमुख पक्षी विहार। तो आप एक बार चैनल पे जाइए, चैनल पे जाएंगे तो आपके लिए क्या किया गया, देखिए संकल्पना में पहला थेरी का सेशन 2.5 घंटे का 16,000 से ज़्यादा लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो मतलब अपने आप में हम कह सकते हैं कि हमारी तो यही कोशिश है कि आपके लिए ही बेहतर किया जाए। और बेहतर करने के संदर्भ में हमने क्या किया है, हमारा टैग लाइन जो है वो यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, दंगल बहुत लंबा चलने वाला है और आपके लिए ही पूरी व्यवस्था चालू की गई है। तो हम बार बार कहते हैं कि चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोग आर की तैयारी कर रहे हैं इसमें व्यस्त है, लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा आने वाले समय में आपका यूपी PCS एक बड़ा संदर्भ है। और यूपी PCS में हम थोड़ी सी क्यों बात करें, क्योंकि ऑप्शनल जो 2 विषय थे उनको हटा दिया गया है, अब उनकी जगह पर यूपी जी के आता है। तो अब इसकी भी एक हम विशेष रणनीति आपको कह सकते हो कि 2-4 दिन में बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो देखो थोड़ा सा पूरा हमारा फोकस होगा कि प्री परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन आने वाले समय में ये जो आपका उत्तर प्रदेश का ऑप्शनल है उसको कवर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि परीक्षा जाने दिया जाएगा, सीधे शब्दों में देखिए जो हमारी खासियत है, जो हमारी विशेषता है, हम बार बार कहते हैं कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, ठीक है। सीधे शब्दों में वो कौन से व्यक्ति थे, राहत इंदौरी, उनका बहुत अच्छा शेर है कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अभी अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। तो जो हमारी खासियत है, जो हमारी विशेषता है, अगर हम उसे बेहतर तरीके से आप सबके बीच में दे पाए ना, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। तो जो चीज़ें हमारी हैं हम उसको आपको देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। बस उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अन्यथा अब कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारी एक जिद है, ठीक है। तो अब हम आपको केवल यहीं पर मिलेंगे, तो इस कारण से इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास के PDF तो आप भी जानते हैं पूर्ण तरीके से कि क्लास की PDF क्या होती है, टेलीग्राम में मिल जाती है। अब आप कहेंगे टेलीग्राम कहाँ पे है, तो टेलीग्राम विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऊपर लिंक लिखा है उस पर आप जाएंगे, ये जो ऊपर आपका लिंक लिखा है या तो आप इस पर जाएंगे, नहीं तो एक काम करिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसे आप जब खोलेंगे, किसी भी वीडियो का खोलेंगे, अब आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपकी जितने भी वीडियो हैं उसमें क्या है, पूरी तरीके से हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ये पूरा संदर्भ डाल दिया। जैसे आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलते हैं ना यहाँ पे, तो आपका ये पूरा डिटेल मिलता है। तो यहाँ डिटेल में आपको मिल जाता है, जैसे कौन सा व्हाट्सएप है, कौन सा टेलीग्राम है, या कौन सा आपका सोशल मीडिया का हैंडल है, इन सारे बिंदुओं को क्या किया हमने साझा कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो फिर आज आधारित करते हुए सेशन को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं फिर अगले अपने सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।